और इस बीच एक बड़ी खबर मिल रही है। शेफाली जरीवाला के निधन से जुड़ी हुई ये बड़ी खबर। रात 1 बजे शेफाली के घर पर फॉरेंसिक की टीम पहुंची और अभी तक शेफाली के घर में ही फॉरेंसिक टीम मौजूद है। लगातार जांच पड़ताल की जा रही है। शेफाली के घर की जांच फॉरेंसिक टीम की तरफ से अभी भी की जा रही है। घर में शेफाली के परिवार के अन्य सदस्य भी मौजूद हैं। थाने लाए गए शेफाली के कुक और मेड भी। शेफाली की मौत हार्ट अटैक से होने का दावा फिलहाल किया जा रहा है, लेकिन पोस्टमार्टम रिपोर्ट जब सामने आएगी तब असली वजह निकलकर सामने आ पाएगी। 42 साल की उम्र में शेफाली जरीवाला का निधन हुआ है और फिलहाल ये दावा किया जा रहा है कि कार्डियक अरेस्ट की वजह से उनका निधन हुआ है, लेकिन फिलहाल स्पष्ट जानकारी मिलना बाकी है। अभी इस वक्त शेफाली के घर पर फॉरेंसिक की टीम मौजूद है। आपको बता दें कि कांटा लगा गर्ल शेफाली जरीवाला कई फिल्मों में और रियलिटी शोज में उन्होंने पार्टिसिपेट किया था। हार्ट अटैक की वजह से उनका निधन हो गया। ये अभी शुरुआती जो जांच है उसमें सामने आया है, लेकिन फिलहाल पोस्टमार्टम रिपोर्ट का भी इंतजार है और फॉरेंसिक की टीम शेफाली के घर पर मौजूद है। कांटा लगा गाने से सुर्खियों में आई और बिग बॉस 13 की कंटेस्टेंट रही शेफाली जरीवाला का हार्ट अटैक की वजह से बीती रात निधन हो गया। वो महज 42 साल की थी। शेफाली के पति और एक्टर पराग त्यागी उन्हें तुरंत लेकर अस्पताल पहुंचे, जहां डॉक्टर्स ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। शेफाली जरीवाला की मौत की खबर से बॉलीवुड में शोक की लहर दिख रही है। जानकारी के मुताबिक शेफाली जरीवाला के पति पराग उन्हें लेकर कूपर अस्पताल पहुंचे थे, जहां पर वो उनके निधन के बाद कार में बेहद दुखी नजर आए। सिंगर राहुल वैद्य ने सोशल मीडिया पर एक्ट्रेस की फोटो लगाकर उन्हें श्रद्धांजलि दी है। रेस्ट इन पीस शेफाली, आप हमें बहुत जल्दी छोड़कर चली गई। सिंगर मीका सिंह ने भी सोशल मीडिया पर शेफाली जरीवाला को श्रद्धांजलि दी है। मैं बहुत शॉक्ड और दुखी हूँ। हमारी प्यारी स्टार और एक अच्छी दोस्त हमें छोड़कर चली गई। शेफाली जरीवाला मनोरंजन जगत का जाना पहचाना चेहरा थी, जिनके हार्ट अटैक से अचानक हुए निधन की वजह से लोग हैरान भी हो रहे हैं और दुखी भी। और आरएसएस के सरकार्यवाह दत्तात्रेय होसबोले के बाद अब केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने भी संविधान की प्रस्तावना से समाजवादी शब्द और धर्मनिरपेक्ष शब्दों को हटाने का सुझाव दिया है। अब इस पर कांग्रेस ने निशाना साधना शुरू किया है। देखिए, दत्तात्रेय होसबोले के बाद अब शिवराज सिंह चौहान ने भी दलील दी है कि ये भावनाएं भारतीय संस्कृति में पहले से ही मौजूद हैं, इसीलिए संविधान में इन शब्दों की कोई खास जरूरत नहीं है। ऐसे में इन्हें संविधान से हटा देना चाहिए। धर्मनिरपेक्ष हमारी संस्कृति का मूल नहीं है कि आपातकाल में जिस धर्मनिरपेक्ष शब्द को जोड़ा गया उसको हटाया जाए। और दूसरी बात है समाजवाद की। ये सारी दुनिया ही एक परिवार है। शिवराज सिंह ने बयान दिया तो राहुल गांधी ने एक्स पर पोस्ट कर बीजेपी और आरएसएस पर निशाना साधा। आरएसएस का नकाब फिर से उतर गया। संविधान इन्हें चुभता है क्योंकि वो समानता, धर्मनिरपेक्षता और न्याय की बात करता है। आरएसएस बीजेपी को संविधान नहीं, मनुस्मृति चाहिए। दत्तात्रेय होसबोले और शिवराज सिंह चौहान का तर्क है कि समाजवाद और धर्मनिरपेक्ष जैसे शब्दों को आपातकाल के दौरान शामिल किया गया था। ये कभी BR अम्बेडकर द्वारा तैयार संविधान का हिस्सा नहीं थे। तो कांग्रेस कह रही है कि इसके जरिए बीजेपी और आरएसएस गरीबों का हक मारने की कोशिश कर रहे हैं। और आइए अब बात करते हैं बिहार की, जहां पर जल्द ही विधानसभा चुनाव होने हैं, लेकिन उसके पहले वोटर लिस्ट को लेकर चुनाव आयोग के नए नोटिफिकेशन पर सियासत गर्माती हुई नजर आ रही है। तेजस्वी यादव ने चुनाव आयोग पर सवाल उठाए हैं तो कांग्रेस ने भी चुनाव आयोग पर बड़े आरोप लगा दिए। बिहार विधानसभा चुनाव से पहले चुनाव आयोग के नोटिफिकेशन पर सियासत गर्म होती दिख रही है। बिहार के नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने इसे लेकर चुनाव आयोग पर सवाल खड़े किए हैं और इसे मोदी सरकार की चाल बताया है। ये एक बड़ी साजिश है दलितों का, पिछड़ों का, अल्पसंख्यकों का, अति पिछड़ों का, गरीबों का वोटर लिस्ट से नाम हटाने के लिए। और ये नीतीश कुमार जी, मोदी जी मिलकर के गरीबों का नाम हटवाना चाह रहे हैं। तेजस्वी यादव ने कहा कि चुनाव आयोग के नए प्राविधान ऐसे हैं जिन्हें पूरा कर पाना बिहार की गरीब जनता के लिए मुमकिन नहीं है। माता का, पिता का आप जो है डॉक्यूमेंट दीजिए, उनके बर्थ ऑफ सर्टिफिकेट जो है वो दीजिए। कहाँ से? बिहार के लोगों के पास है ही नहीं। कांग्रेस ने भी वोटर लिस्ट को लेकर चुनाव आयोग को घेरा है और बीजेपी के इशारे पर काम करने का आरोप लगाया है। चुनाव आयोग कठपुतली की तरह, जैसे मल्लिकार्जुन खड़गे साहब ने उस दिन कहा, कठपुतली की तरह मोदी जी के इशारों पर चलता है।
और महाराष्ट्र में ठाकरे ब्रदर्स के करीब आने से सियासी पारा जो है वो चढ़ गया है। भाषा की लड़ाई को लेकर के उद्धव और राज ठाकरे एक साथ आए हैं और साथ ही अब 5 जुलाई को मार्च निकालने की बात कर रहे हैं। आपको बता दें, इसमें उन्हें शरद पवार का भी अब समर्थन मिलता दिखाई दे रहा है। देखिए, महाराष्ट्र में भाषा की लड़ाई का मुद्दा गर्म हो चुका है, जिसे लेकर उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे एक साथ 5 जुलाई को मार्च निकालने जा रहे हैं। इस मार्च में ठाकरे ब्रदर्स की ओर से मराठी भाषा का मुद्दा जोर शोर से उठाया जाएगा। हिंदी को लेकर की जा रही सख्ती का विरोध किया जाएगा और ऐसा पहली बार होगा जब उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे एक साथ मार्च में हिस्सा लेंगे। वहीं एमएनएस और शिवसेना इसे मराठी मानुष का मुद्दा बता रही है। 5 तारखेला मोर्चा करायचं ठरलं, त्याप्रमाणे 5 जुलैला हा मोर्चा होणार आहे आणि महाराष्ट्रातला मराठी माणूस हा एकवट येईल। देशाला जो संदेश जाणं गरजेचं आहे तो जाईल। अभी हम दोनों मिलकर, शिवसेना एंड एमएनएस दोनों मिलकर 5 तारीख को इस बारे में हमारा आंदोलन शुरू करेंगे। उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे के इस मार्च को शरद पवार ने भी अपना समर्थन दे दिया है, यानी एनसीपी शरद गुट भी अब इस मोर्चे में शामिल होगा। वहीं इस कवायद को महाराष्ट्र में नए सियासी समीकरण के तौर पर भी देखा जा रहा है। और आइए अब आगे बढ़ते हुए बात कोलकाता की, जहां पर लॉ कॉलेज की स्टूडेंट से गैंगरेप मामले के 3 आरोपियों को कोर्ट ने 4 दिन की पुलिस कस्टडी में भेज दिया है। इनमें से 2 आरोपियों को पुलिस ने गुरुवार को अरेस्ट किया था, जबकि एक अन्य आरोपी की गिरफ्तारी शुक्रवार को हुई। पीड़ित ने अपनी शिकायत में बताया कि आरोपियों ने उसे 3 घंटे तक बंधक बनाकर रखा, गैंगरेप किया, गैंगरेप का वीडियो बनाया, किसी को बताने पर वीडियो वायरल करने की धमकी दी, भागने की कोशिश करने पर हॉकी स्टिक से मारा। सामने जो घर दिखाई दे रहा है या जो रूम दिखाई दे रहा है, यूनियन रूम, इसके अंदर ही गैंग रेप का अंजाम दिया गया है। बताया जा रहा है इस मामले में तीनों आरोपी पीड़ित छात्रा को पहले से जानते थे, जो गिरफ्तारी और कोर्ट में पेश होने के बाद अब पुलिस की कस्टडी में। पहला मनोजीत मिश्रा लॉ कॉलेज का पूर्व छात्र है और वकील है। इसे कॉलेज की गवर्निंग बॉडी में अस्थायी नियुक्ति दी गई थी। दूसरा जैब अहमद है, जो कि लॉ कॉलेज का छात्र है, और तीसरा प्रमित मुखर्जी, ये भी लॉ कॉलेज का छात्र है। पुलिस ने गिरफ्तारी के बाद सभी के मोबाइल जब्त कर लिए हैं। वहीं कोर्ट से पुलिस को कस्टडी मिलने के बाद संभावना जताई जा रही है कि पूछताछ से इस मामले में तमाम खुलासे हो सकते हैं। वहीं शुक्रवार देर शाम साइंटिफिक टीम भी जाँच के लिए लॉ कॉलेज पहुँच गयी, जिसने उस रूम की जाँच की जहाँ पर वारदात को अंजाम दिया गया था। और देखिए, इस पूरे मामले में राष्ट्रीय महिला आयोग ने स्वतः संज्ञान लिया है। एनसीडब्ल्यू की अध्यक्ष विजया राहटकर ने इस मामले का खुद संज्ञान लेते हुए कोलकाता पुलिस कमिश्नर को एक पत्र भी लिखा है। उन्होंने वारदात की 3 दिन में विस्तृत कार्यवाही की रिपोर्ट मांगी है। पीड़ित की ओर से पुलिस को दी गई शिकायत में कहा गया है, मनोजीत मिश्रा पीड़ित छात्रा पर शादी का दबाव डाल रहा था, लेकिन पीड़ित ने ये कहते हुए मना कर दिया कि उसका बॉयफ्रेंड है, जिस पर मनोजीत मिश्रा भड़क गया और वो पीड़ित को नुकसान पहुंचाने की धमकी देने लगा। यहाँ तक उसने पीड़िता के माता पिता को भी झूठे मामलों में फंसाने की धमकी दी। हालांकि पीड़िता की ओर से लगाए गए इन आरोपों पर मुख्य आरोपी मनोजीत मिश्रा के वकील की अलग ही दलील है। उसको एक्टिव पॉलिटिक्स में थे, वो लड़की भी थे, उसको लेके कुछ दिन मैंने झमेला हुआ है आपस में। बताया जा रहा है आरोपी मनोजीत मिश्रा टीएमसी की छात्र परिषद यूनिट का अध्यक्ष रहा है। ऐसी कई तस्वीर भी सामने आई है, जिसपे वो ममता बनर्जी के भतीजे और टीएमसी सांसद अभिषेक बनर्जी के साथ दिख रहा है। अब इन्हीं तस्वीरों के सहारे बीजेपी पश्चिम बंगाल की ममता बनर्जी सरकार को घेरने में जुट गई है। एक छात्रा का रेप हो गया, मूल आरोपी कौन है? तृणमूल कांग्रेस का नेता। उसका साथ 2 कौन है? वो तृणमूल कांग्रेस का कार्यकर्ता। तो लॉ कॉलेज पे छात्रा से गैंगरेप के पूरे मामले को लेकर अब ममता बनर्जी सरकार पर सवाल भी उठ रहे हैं। तो टीएमसी सांसद कल्याण बनर्जी के एक बयान ने ममता बनर्जी सरकार की मुश्किलों को और भी ज्यादा बढ़ा दिया। दरअसल तृणमूल कांग्रेस सांसद कल्याण बनर्जी से गैंगरेप की वारदात पर सवाल पूछा गया तो वो कुछ ऐसा कह गए जिसे कतई सही नहीं ठहराया जा सकता। কিন্তু একজন বন্ধু যদি বান্ধবীকে রেপ করে তাহলে সেখানে নিরাপত্তা কি করে দেবে বলুন তো আমাকে? কলেজের ভেতরে যদি করে সেখানে পুলিশ থাকবে কলেজে। वहीं बीजेपी ने कोलकाता की घटना को लेकर ममता बनर्जी सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। बीजेपी ने कोलकाता में जोरदार विरोध प्रदर्शन किया। जब एक मुख्यमंत्री जी बोलेंगे कि रेप हो गया कहीं पे तो छोटी घटना है, वहाँ पे कुछ नहीं हुआ, या बोलेंगे कि उसके साथ प्रेम संबंध था जिस लड़की का रेप हुआ है। जब एक चीफ मिनिस्टर अगर कोशिश करेंगे कि रेप
की घटनाओं को दबाने के लिए, तो ऑब्वियसली जो क्रिमिनल्स है उनको लगेगा कि सरकार हमारी तो दोस्त है। गैंग रेप की घटना पर बीजेपी ममता सरकार पर चौतरफा हमला कर रही है, तो छात्र भी सड़क पर उतर आए। और इटावा की कथावाचक कांड को लेकर के अब सियासत तेज हो गई है। विपक्ष सरकार पर लगातार सवाल खड़े कर रहा है, तो वहीं सरकार इस मामले में कठोर कार्रवाई के साथ साथ विपक्षी दलों पर सियासत करने का आरोप भी लगा रही है। देखिए, इस मामले में अब यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बड़ा बयान दिया और समाजवादी पार्टी पर निशाना साधा। पिछली सरकारों की उपलब्धि क्या है? जातीय संघर्ष करवा करके परिवारवाद के नाम पर एक जनपद, एक माफिया देने, यही उनकी पिछली सरकारों की उपलब्धि रही है। योगी आदित्यनाथ ने आरोप लगाया कि पिछली सरकारों की वजह से जातीय संघर्ष हुए। यूपी के सामने पहचान का संकट था। पिछली सरकारों को जातीय संघर्ष कराने से और जातीय संघर्ष के आधार पर प्रदेश को पहचान के संकट से गुजारने में उन लोगों को फुर्सती नहीं थी। वे अपने परिवार के लिए करते थे, उन्हें प्रदेश से मतलब नहीं था। और देखिए, इस पूरे मामले पर सियासत और भी तेज हो गई जब अखिलेश यादव की एंट्री हुई और उसके बाद यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य भी मैदान में उतरे और समाजवादी पार्टी पर गंभीर आरोप लगा दिए। 23 जून को कथावाचकों के साथ मारपीट की गई और उनका सिर मुंडवाया गया। उसी के दूसरे दिन अखिलेश यादव ने पार्टी कार्यालय में कथावाचकों को सम्मानित किया और इस मामले को लेकर सरकार और बीजेपी को घेरा। यही नहीं, उसके बाद भी अखिलेश यादव ने कई बार इस मुद्दे को लेकर मुख्यमंत्री पर भी सवाल उठाए। तो अभी तक क्या सो रहे थे मुख्यमंत्री जी? जब जगना था तब जगे नहीं। जेल से ले गए लोग, अपमानित हो गए। बताओ, 16 साल की उसकी चुटिया कट गई। यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने अखिलेश के आरोपों पर पलटवार करते हुए जाति की राजनीति करने का आरोप लगाया। कोई दुर्घटना हुई जो गलत की, उनके खिलाफ कार्रवाई हो रही है, लेकिन उसको समाजवादी पार्टी के कार्यालय में बुला करके जो कथावाचक है उनको यादव बना करके रख दिया। आप जातिवाद फैला रहे हो, आप उसे ब्राह्मण बनाम यादव की लड़ाई दे रहे हो। केशव प्रसाद मौर्य ने तंज कसते हुए कहा कि अखिलेश यादव सत्ता के लिए बेचैन है। और कथावाचक कांड यूपी के इटावा में भी हुआ है। इस पर सियासत लखनऊ से शुरू हुई और 3 दिन के अंदर बिहार तक भी पहुंच गई। बिहार चुनाव के मौके पर इस मुद्दे को आरजेडी भी तूल देने में जुटी। देखिए, यूपी सरकार में सहयोगी ओम प्रकाश राजभर ने घटना की निंदा की, लेकिन अखिलेश यादव पर निशाना साधने से नहीं चूके। क्यों दान देते हैं? जबरी लेते हैं वो? भाई, आपके जन्म से लेके मरण तक आप उन्हीं के शरण में हो। योगी सरकार में मंत्री संजय निषाद ने इटावा कथावाचक विवाद की निंदा की है। उन्होंने कहा कि सभी को जीने का अधिकार है। आज के दिन में अगर ऐसे ही होता रहा तो पिछड़े अलग हो जाएंगे, दलित अलग हो जाएंगे। यूपी से निकलकर जातीय रंग वाला ये मुद्दा चुनावी राज्य बिहार भी पहुंचा। आरजेडी के नेता तेजस्वी यादव ने कहा, पिछड़ा को अधिकार नहीं है कथा वाचक बनने का, कथा सुनाने का भगवान का। क्या हम लोग हिंदू नहीं है? क्या पिछड़ा समाज हिंदू नहीं है? क्या अति पिछड़ा समाज हिंदू नहीं है? हम जरूर भरोसा दिलाएंगे कि अगर बिहार में इस प्रकार का अगर काम कोई करेगा तो हम लोग छोड़ने वाले लोग नहीं। देखिए, इस पूरे मामले को लेकर एक तरफ तो जहां सियासत हो रही है तो दूसरी तरफ जातिगत संगठन भी आमने सामने आ गए हैं। ब्राह्मण महासभा ने कहा कि कथावाचक छेड़खानी करेंगे तो आक्रोश भड़केगा, तो यादव महासभा ने कथावाचकों के साथ मारपीट को पिछड़े और दलितों का अपमान बताया और इसको लेकर पिछले दिनों प्रदर्शन भी किया गया था। कथावाचकों से मारपीट करने वालों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार कर तुरंत जेल भेज दिया था, लेकिन इस मामले में अब कथावाचकों की भी मुश्किलें बढ़ने लगी हैं। कथावाचकों के खिलाफ भी एफआईआर दर्ज हो गई है। कथावाचकों पर धोखा देने और पहचान छिपाकर धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने का आरोप है। एफआईआर में दोनों कथावाचक मुकुटमणि और संत यादव का नाम है। एफआईआर में 2 आधार कार्ड रखने का भी जिक्र है। एक आधार कार्ड में कथावाचक का नाम
मुक्त सिंह है तो दूसरे आधार कार्ड में मुकुटमणि अग्निहोत्री लिखा हुआ है, लेकिन कथावाचक मुकुटमणि के दोनों आधार कार्ड का नंबर एक ही है। वो पहले बुद्ध कथा कह रहा था, सनातन से हट चुका था और हट करके बुद्ध कथा कह रहा था, लेकिन वहाँ उसको संतोष नहीं मिला तो वो राम कथा कृष्ण कथा कहने के लिए आया। तो इसलिए नेताओं का ये जो आकलन है, इसकी परीक्षा प्रैक्टिकल हो चुका है। वहाँ शांति नहीं है, शांति भगवान श्री कृष्ण और सनातनी शांति सनातन धर्म में ही है। ओडिशा के पुरी में वार्षिक रथ यात्रा उत्सव के दौरान बलभद्र जी का रथ खींचा जा रहा था और इसी दौरान भारी भीड़ होने से कुछ लोगों का दम घुटने लगा, जिसके बाद तकरीबन 500 लोगों को अस्पताल में भर्ती कराया गया। देखिए। पुरी में वार्षिक रथ यात्रा उत्सव के दौरान बलभद्र जी का रथ खींचने के लिए श्रद्धालुओं में होड़ मची थी। इसके लिए हजारों श्रद्धालु एक जगह इकट्ठा हुए और इसके बाद मौके पर अफरा तफरी मच गई। भारी भीड़ की वजह से कुछ लोगों को दम घुटने जैसी दिक्कतें पेश आने लगी, कई लोगों की तबीयत बिगड़ने लगी। इसके बाद रथ यात्रा में एम्बुलेंस का शोर सुनाई देने लगा और यात्रा को रोक दिया गया। भारी भीड़ की वजह से करीब 500 श्रद्धालुओं की तबीयत बिगड़ी, जिसके बाद इन सभी श्रद्धालुओं को अस्पताल में भर्ती कराया गया। भारी संख्या में मरीजों के अस्पताल पहुंचने से वहां भी हड़कंप मच गया। मरीजों को आनन फानन में अस्पताल में भर्ती कराकर उनका इलाज शुरू किया गया। डॉक्टर्स ने बताया कि भक्तों को मामूली परेशानी के बाद अस्पताल में भर्ती कराया गया है। प्रायतः आपनकर वीकनेस है, हाइपरटेंशन है, हाइपोग्लाइसेमिया, ये सब साधारण इंजुरी है, मुंड फाटिला कि गोड़ हाथ मक्से मक्सी है, साधारणतः यही पेशेंट। दरअसल गर्मी और उमस के बीच भारी भीड़ के जुटने से हालात खराब हुए, जिसकी वजह से कई लोगों को मामूली दिक्कतें पेश आई। हालांकि गनीमत रही कि वक्त पर सभी को अस्पताल में भर्ती करा दिया गया। और जोधपुर में मानसून की बारिश लोगों के लिए आफत का सबब बन गई है। जगह जगह जल भराव से हालात अस्त व्यस्त नजर आ रहे हैं। कुछ देर की बारिश से सड़कें पानी से लबालब नजर आती हैं। देखिए। मानसून की दस्तक के साथ ही राजस्थान के जोधपुर में हालात खराब होते दिख रहे हैं। मूसलाधार बारिश की वजह से जोधपुर में हालात पानी पानी दिखे। सड़कों पर बारिश का पानी जमा हो गया, सड़कें पानी के नीचे गायब हो गईं और इसकी वजह से लोगों को कहीं आने जाने में दिक्कतें पेश आईं। बारिश के बीच एक बच्चे की मस्ती करने की तस्वीर भी सामने आई है, जो सड़क पर भरे पानी के बीच पुलिस बैरिकेडिंग पर स्लाइड करता दिख रहा है। आप तस्वीरों से अंदाजा लगा सकते हैं कि बारिश के बाद यहाँ किस तरह से जल भराव के हालात पैदा हो गए। वहीं बारिश के बाद एक बिजली के खंभे में शॉर्ट सर्किट हो गया, जिसके बाद बिजली के खंभे पर आतिशबाजी जैसा नजारा देखने को मिला। बताने की जरूरत नहीं है कि अगर बिजली का तार टूटकर पानी में गिर जाता तो इससे कई लोगों की जिंदगी पर संकट भी मंडरा सकता था। जोधपुर का कोना कोना पानी से सराबोर है। कई जगहों पर जल भराव से लोगों को मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। लोग घुटने भर जमा पानी के बीच चलते फिरते दिख रहे हैं। वहीं भारी बारिश की वजह से सड़कों और गलियों में सन्नाटा पसरा दिख रहा है। और राजस्थान के जैसलमेर में भी भारी बारिश के बाद हालात खराब दिखे। सड़कों पर जलभराव दिखा, साथ ही आसपास लोगों की मुश्किलें बढ़ी नजर आई। तो वहीं अस्पताल के भीतर भी पानी दाखिल होने से मरीज भी परेशान नजर आए। मूसलाधार बारिश का असर जैसलमेर के लोगों पर साफ दिखा। सड़कों को थोड़ी ही देर में बारिश के पानी ने अपने आगोश में ले लिया। भारी बारिश ने शहर की रफ्तार पर ब्रेक लगा दिया। लोग घुटने भर पानी के बीच चलते दिखे। जैसलमेर के हर हिस्से में हालात पानी पानी दिखे। घर दुकान से लेकर मंदिर तक पर पानी ने कब्जा कर लिया। कई सारे लोग बारिश से बचने की कोशिश करते दिखे, लेकिन तेज बारिश ने देखते ही देखते पूरे शहर पर ऐसा कहर बरपाया कि हर ओर सिर्फ पानी ही पानी नजर आने लगा। सबसे ज्यादा खराब हालात जैसलमेर के अस्पताल में दिखे। बाहर खड़ी एम्बुलेंस हो या फिर मरीजों के लिए बनाया गया वार्ड, हर जगह जलभराव से मुश्किल बढ़ी हुई दिखी। जिन वार्ड में मरीजों का इलाज होता है वहां पर पानी ने कब्जा कर लिया। अस्पताल से बारिश का पानी निकालने के लिए कर्मचारी भी मशक्कत करते दिखे। जलभराव की वजह से मरीजों की मुश्किल बढ़ गई, जिन्हें दूसरे वार्ड में शिफ्ट करना पड़ा। बताने की जरूरत नहीं है कि मानसून की पहली बारिश में ही जैसलमेर में हड़कंप मच गया। और मध्य प्रदेश के कई इलाकों में भी बारिश का दौर अब भी जारी है। राजधानी भोपाल में हुई बारिश जिससे पूरे शहर को तरबतर कर दिया है। कई इलाकों में इतना पानी भर गया है कि लोगों का जीना दुभर हो गया है। भोपाल का अल्पना तिराहा इलाका पूरी तरह से पानी में डूबा नजर आ रहा है। हर तरफ पानी ने कब्जा जमा लिया है। इस इलाके में स्थित ज्यादातर रेस्टोरेंट में पानी घुस गया। कुछ रेस्टोरेंट में तो कमर तक पानी जमा हो गया। सर हम कम से कम इतना पानी भर गया था।
पूरा पानी पानी हो गया था होटल में, कस्टमर जा नहीं पाते हैं। लोगों का आरोप है कि नगर निगम ने नालों की सफाई वक्त पर नहीं कराई और इसी वजह से भोपाल में हालात खराब होते दिख रहे हैं। यही वजह है कि इस इलाके में स्थित कई रेस्टोरेंट के बेसमेंट में करीब 3 फीट तक पानी जमा हो गया। यहाँ तक कि लोगों के लिए ऊपरी मंजिल पर जाने के लिए लगाई गई लिफ्ट में भी पानी भर गया। आप देख सकते हैं ये होटल का लिफ्ट है, लिफ्ट का ये एरिया है। देखिए यहाँ पर ये काम चल रहा है, किस तरीके से कितना गहरा ये पानी यहाँ पर भरा हुआ है। भोपाल रेलवे स्टेशन के आसपास और निचली बस्तियों में पानी इकट्ठा होने से लोगों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ा। हालांकि बाद में प्रशासन जागा और नगर निगम के कर्मचारी मोटर के जरिए इलाके से पानी निकालते दिखाई दिए। और बारिश के बाद जल भराव से गुजरात का सूरत भी बेहाल रहा। जहां सड़कें पानी के बीच गुम हो गई तो वहां मध्य प्रदेश के इंदौर में भी थोड़ी ही देर की बारिश के बाद हालात अस्त व्यस्त नजर आए। सूरत में कुदरत का ऐसा कहर बरपा कि शहर की सड़कों ने मानो जल समाधि ले ली। कुछ ही घंटों की बारिश के बाद सड़कों पर कई फीट पानी जमा हो गया। पानी इतना ज्यादा था कि सड़क पर जो गाड़ियां खड़ी थी वो आधी डूब गई। बारिश का पानी रिहायशी इलाकों में भी घुस गया। जहां तक नजर गई वहां तक बाढ़ के मटमैले पानी की चादर नजर आई। मानसून की पहली बारिश से स्मार्ट सिटी की सूरत ऐसी बदली कि सड़कें मानो दरिया में तब्दील हो गई हों। प्रशासन के मुताबिक हजारों लोग इस जल प्रलय से प्रभावित हुए हैं, क्योंकि सूरत के रिहायशी इलाकों में इतना पानी भर गया कि लोगों के घर डूब गए। कुछ लोग तो अपना बोरिया बिस्तर समेटकर सुरक्षित ठिकानों की ओर पलायन कर गए। वहीं एमपी के इंदौर में भी कुछ देर की बारिश के बाद हालात खराब दिखे। सब्जी मंडी में तेज बारिश के बाद हड़कंप मच गया। थोड़ी देर की बारिश के बाद सड़कों पर जल भराव हो गया। लोग घुटनों भर पानी के बीच चलते दिखे तो सब्जी मंडी में दुकानदारों की सब्जियां भी पानी में बह गईं, जिससे कारोबारियों को काफी नुकसान उठाना पड़ा। और उत्तराखंड में भी पिछले कई दिनों से रुक रुक कर हो रही बारिश ने लोगों की मुसीबत बढ़ा दी है। यहाँ उत्तराखंड में जगह जगह पहाड़ खिसकने की घटनाएं सामने आई हैं, तो वहीं केदारनाथ में भी पहाड़ खिसकने का दहशत से भरा वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ है। इस वीडियो ने लोगों को दहशत से भर दिया। रोंगटे खड़े कर देने वाले इस वीडियो में पहाड़ का एक बड़ा हिस्सा तेजी से लोगों की तरफ गिरता दिखा। जब पहाड़ टूटा तो वहां पर बड़ी संख्या में केदारनाथ जाने वाले श्रद्धालु मौजूद थे, जो पहाड़ के बड़े बड़े पत्थर अपनी तरफ आता देख बुरी तरह से सहम गए। इसके बाद वहां चीख पुकार ही मच गई। श्रद्धालु जान बचाने के लिए चीखते चिल्लाते इधर उधर भागने लगे। वहीं 28 सेकंड का एक और वीडियो भी सामने आया, जिसमें पहाड़ का मलबा सड़क पर खड़ी गाड़ियों के पास गिरता दिखा और ये भयावह मंजर देखने के बाद पर्यटकों की सांसें अटक गई। कई बार तो ऐसा लगा जैसे पहाड़ से बरस रहे पत्थर गाड़ी को चकनाचूर कर देंगे। गनीमत रही कि जहां गाड़ियां खड़ी थी वहां तक पहाड़ का मलबा नहीं पहुंचा। अगर पहाड़ का एक भी पत्थर इन गाड़ियों के ऊपर गिरता तो बड़ा नुकसान हो सकता था।